हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सभी। अभी तक देखिए हमने दो क्लास कर लिए हैं और पहली क्लास इंट्रो थी और दूसरी क्लास में हमने प्रस्तावना के जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज होती है उनके कॉन्सेप्ट को समझा और उनमें जो भी फैक्ट्स थे प्री में पूछे जा सकते थे उनको भी हमने जाना और कॉन्सेप्ट भी जो प्री में आते हैं उनको भी हमने जानने की कोशिश की। आज की क्लास में हम कुछ बचे हुए शब्द हैं उनको जानेंगे और साथ ही साथ मेंस ओरिएंटेड कुछ कॉन्सेप्ट हैं जैसे कि प्रस्तावना की आलोचना। ठीक है। प्रस्तावना क्या संविधान का भाग है या नहीं है, इन सारे सवालों को डिस्कस करेंगे और इनके संबंध में किसने क्या कहा, सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा, तो ये सभी जो भी केस वगैरह हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे। चलिए, ये तो ही आज की क्लास का पूरा टाइम टेबल या आज की क्लास का पूरा शेड्यूल कि इस क्लास में हम क्या क्या पढ़ेंगे। लेकिन एक चीज़ मैं आपसे पूछता हूँ, आप में से कितने लोगों ने जो प्रस्तावना है उसको याद करने की कोशिश की या जिस मेथड से मैंने याद की है उस मेथड से आपने याद करने की कोशिश की। यदि आपने पूरी क्लास देखी होगी तो एक जगह मैंने बोला है कि प्रस्तावना को मैंने याद करने का जो तरीका बताया वो ये था कि जब भी हम एनसीईआरटी को, क्योंकि यूपीएससी एस्पिरेंट यदि आप हैं तो एनसीईआरटी तो आप पढ़ते ही होंगे और एनसीईआरटी का पहला चैप्टर शुरू करने से पहले ही हमें प्रस्तावना मिल जाती है भारत का संविधान उद्देश्य का करके, है ना। तो मेरा पढ़ने का तरीका ये था कि मैं जब भी एनसीईआरटी पढ़ूंगा सबसे पहले मैं प्रस्तावना को जरूर एक बार रिवाइज करूंगा, है ना। तो जितनी बार भी फिर मैंने एनसीईआरटी पढ़ी उस दौरान सबसे पहले मैं प्रस्तावना को पढ़ता था, तो ऐसे मुझे याद हो गई। और ये मेथड आप भी यूज कर सकते हैं, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाने पड़ेंगे कि अलग से प्रस्तावना 4 दिन तक याद करते फिर रहे हैं, है ना। आप जब भी एनसीईआरटी उठाएं आप 2-3 मिनट उसको दीजिए, है ना, उसको देख कर पढ़िए। 4-5 बार आप यदि देख के पढ़ेंगे तो छठवीं और सातवीं बार में आपको ऐसे होगा कि कुछ चीज़ें बस याद नहीं आ रही होंगी लेकिन बाकी सभी चीज़ें आपको बिना देखे पढ़ने में याद आ रही होंगी। ठीक है। तो जैसे अगर मान लीजिए अगर आज हम थोड़ा, मैं आपको मेरे साथ में याद करें, आप कौन कौन तैयार है जो मेरे साथ में मतलब याद करना चाहते हैं प्रस्तावना। आज लास्ट क्लास है प्रस्तावना की, इसके बाद हम मौलिक अधिकार पर शिफ्ट कर जाएंगे। तो एक बार मेरे साथ याद कर लीजिए, उसके बाद में आप करते रहिए फिर। तो ठीक है, चलिए मेरे साथ बोलना। प्रस्तावना की कुछ कुछ चीज़ें मैं बोलूँगा और फिर आप मेरे साथ में बोलते चलिए। जैसे, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी विक्रमी संवत 2006 को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ठीक है। तो देखिए ये प्रस्तावना मुझे याद है ना। इसमें आपको यदि आप नई वाली एनसीईआरटी है उसमें यदि आप प्रस्तावना याद करेंगे तो मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी विक्रमी संवत 2006 ये जो वाक्य है ये आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि अपन जो कैलेंडर यूज करते हैं वो ग्रेगोरियन कैलेंडर के आधार पर डेट होती है ना। ग्रेगोरियन कैलेंडर के आधार पर डेट होती है और जिसमें जो भारतीय कैलेंडर है उसमें वो भी दिखाया गया कि 2006 विक्रमी संवत, विक्रम संवत को उसमें ऐड कर दिया गया है। तो उसकी भी वैसे याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यदि आप याद करना चाहते हैं तो इस जो मैंने शब्द बोले आप उनको याद कर सकते हैं, उससे काम चला सकते हैं। ठीक है। तो चलिए ये तो ही प्रस्तावना को याद करने की बात। फिर आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। कल हमने जो क्लास छोड़ी थी वो लोकतंत्रात्मक गणराज्य टर्म को हमने समझने पर छोड़ी थी। ठीक है। इसके बाद में जो समझने की बात आती है वो आती है न्याय को। न्याय प्रस्तावना में 3 प्रकार के हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक।
उससे पहले हमें जानना चाहिए कि न्याय क्या होता है ना। सामाजिक आर्थिक राजनीतिक तो ठीक है, लेकिन न्याय क्या होता है वो जानना चाहिए। तो न्याय वस्तुतः किसी भी पक्ष जो कि पीड़ित है उसको इंसाफ दिलाने की प्रक्रिया ही न्याय कहलाती है। ठीक है, तो क्या कोई भी पीड़ित पक्ष जिसको इंसाफ दिलाना हो वही न्याय है। तो इसमें हमने 3 प्रकार के न्याय पढ़ने हैं। कौन कौन से? एक सामाजिक, दूसरा आर्थिक और तीसरा राजनीतिक। सामाजिक न्याय क्या होता है? सामाजिक न्याय मतलब है कि देखिए पुराने समय में सामाजिक आधार पर भेदभाव होता था। ठीक है, सामाजिक आधार पर भेदभाव जैसे कि जाति के आधार पर, है ना, लिंग के आधार पर, धर्म के आधार पर, नस्ल के आधार पर। और ये केवल भारत की बात नहीं है, पूरे विश्व में देखें तो विश्व में जैसे अफ्रीका में देखें तो वहाँ पर नस्लीय भेदभाव ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, हमारे यहाँ पर देखें तो हमारे यहाँ पर धार्मिक और जातीय भेदभाव ज़्यादा देखने को मिलता है। अमेरिका वगैरह में देखें तो वहाँ पर नस्लीय और लिंग भेदभाव ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ये सभी भेदभाव हैं, इनको हम सामाजिक भेदभाव की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है, सामाजिक भेदभाव, और इन्हीं भेदभावों से मुक्ति दिलाना ही क्या हुआ? सामाजिक न्याय हुआ। तो सामाजिक न्याय क्या है? प्रत्येक व्यक्ति जिसके साथ जाति, लिंग, धर्म, नस्ल इसके आधार पर भेदभाव किया गया हो उसको समान व्यवहार रखना, जिनके साथ भेदभाव नहीं किया गया है उनके जैसा बनाना, वही क्या है? सामाजिक न्याय है। ठीक है, इसके बाद में आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय क्या हुआ? आर्थिक न्याय का मतलब है कि सभी को मतलब पैसे कमाने की, सभी को आर्थिक रूप से सशक्त होने की स्वतंत्रता दिलाना। ठीक है, या हम यूँ कह सकते हैं कि आर्थिक न्याय है मतलब कि यदि कोई व्यक्ति आर्थिक रूप से वंचित है, आर्थिक रूप से वंचित है और किसी व्यक्ति के पास ज़्यादा पैसा है, तो सरकार तो राज्य कुछ ऐसा काम करेगा जिससे कि सभी लोग आर्थिक रूप से एक समान कैटेगरी में आ जाएं। ठीक है, तो ये हुआ आर्थिक न्याय। दूसरा है राजनीतिक न्याय। 2 हो गए, तीसरा है राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति ऐसा ना हो जो भारत के सर्वोच्च पद पर भी आसीन होने से वंचित रह जाए। मतलब जैसे कि मान लीजिए एक व्यक्ति एक्स है जो कि एसटी कैटेगरी से आता है, और एक व्यक्ति वाई है जो कि जनरल, ओबीसी या एससी कैटेगरी से आता है। ठीक है, तो किसी भी कैटेगरी या किसी भी धर्म के आधार पर, नस्ल के आधार पर, जाति आधार पर कोई ऐसा प्रिविलेज नहीं होना चाहिए उसके पास कि अमुक व्यक्ति, एक्स व्यक्ति जो कि मतलब राजनीतिक पद पर नहीं पहुंच सकता और दूसरा व्यक्ति जो है वो राजनीतिक पद पर पहुंच सकता है। क्यों? क्योंकि उसके पास में वो प्रिविलेज हैं। या फिर लिंग के आधार पर देखें कि महिलाएं भाई प्रधानमंत्री नहीं बन सकती, पुरुष केवल प्रधानमंत्री बन सकते हैं। तो ये तो फिर क्या हुआ? भेदभाव हुआ ना महिलाओं के साथ लिंग के आधार पर। तो ऐसा भेदभाव जहाँ पर राजनीतिक आधार पर भेदभाव किया जाए, मतलब कि किसी राजनीतिक पद पर पहुंचने से वंचित किया जाए किसी व्यक्ति को, तो उसे वो भेदभाव ना झेलना पड़े, या भेदभाव किया गया तो उसको न्याय दिलाना ही क्या है? राजनीतिक न्याय है। हमारे प्रस्तावना में मैंने बताया कि 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, और इनका क्रम ध्यान रखना। तीनों का क्रम क्या है? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। कभी कभी प्री में पूछ लिया जाता है स्टेटमेंट देकर, या फिर स्टेट पीसीएस में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कौन कौन से न्याय की बात की गई है। ठीक है, तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। इन सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से लिया गया है? तो वो लिया गया रूस की क्रांति से। 1917 में रूस की क्रांति हुई थी, वहाँ भी न्याय के लिए खूब पुरजोर विरोध हुआ। ठीक है, साम्यवाद का और पूंजीवाद का। तो इस बीच में वहाँ पर एक कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ था न्याय का, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। वहाँ पर ज़्यादातर न्याय जो है वो आर्थिक रूप से लेने की बात की गई थी। तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय कहाँ से लिया गया? रूस की क्रांति से। कब हुई थी? 1917 में। ठीक है, और इनमें से देखो 3 न्याय हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। तो इसमें से सामाजिक और आर्थिक न्याय को एक साथ में जो है अनुपाती न्याय कहते हैं। अनुपाती न्याय कहते हैं। अगर कोई पूछे कि अनुपाती न्याय कौन कौन से हैं, तो सामाजिक और आर्थिक न्याय को एक साथ जब हम पढ़ते हैं या किसी भी विचारधारा में हम सामाजिक, आर्थिक न्याय का उल्लेख करते हैं तो वहाँ पर अनुपाती न्याय का उल्लेख करते हैं। ध्यान रखना, एक तो प्रस्तावना में है न्याय का उल्लेख तीनों प्रकार के, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, और दूसरा जो है वो
डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भी इनका उल्लेख है। हालांकि अगर हम देखें कि मूल अधिकारों में किसका कौन से न्याय का उल्लेख है, तो मूल अधिकार वस्तुतः राजनीतिक न्याय को प्राप्त करने की बात करते हैं, जबकि डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी मूलतः सामाजिक और आर्थिक न्याय को प्राप्त करने की बात करते हैं। हालांकि जिक्र तीनों का मिलता है डीपीएसपी में। ठीक है, इसके बाद में हमने न्याय समझा। अब हम अगला टर्म है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता मैंने बताया था कि 5 प्रकार की स्वतंत्रता प्रस्तावना में दी गई है, या 5 प्रकार की स्वतंत्रता का प्रस्तावना में उल्लेख किया गया है। कौन कौन सी है ये? तो इसके लिए देखो क्या है, पीटी के लिए क्रम ध्यान रखना है, प्रीलिम्स के लिए क्रम ध्यान रखो, क्योंकि बार बार यही है कि आगे पीछे देकर पूछ लेगा कि इसका सही क्रम क्या है प्रस्तावना में। तो इसका सही क्रम है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। किसकी? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। ठीक है, अब हम इनको एक एक से समझते हैं कि क्या होती है विचार की स्वतंत्रता, क्या होती है अभिव्यक्ति की, क्या होती है विश्वास की स्वतंत्रता, क्या होती है धर्म की स्वतंत्रता, क्या होती है उपासना की स्वतंत्रता। ठीक है, तो चलिए पहले मैं तो पढ़ के बता देता हूँ आपको मेरे नोट्स में क्या लिखा है, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा विद एग्जाम्पल। ओके, देखिए जैसे विचार की स्वतंत्रता मैंने लिखा है चिंतन, मनन और विवेचन की स्वतंत्रता, है ना, आंतरिक या मानसिक कार्य है। स्वतंत्रता क्या होती है अभी हम समझेंगे। इसके बाद अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में लिखा है विचार को प्रकट करना वह कार्य है ये। विश्वास की स्वतंत्रता में क्या है? किसी भी विचारधारा को स्वीकारने की स्वतंत्रता। धर्म की स्वतंत्रता क्या होती है? इसका स्वरूप सैद्धांतिक है, अर्थात किसी भी रिलीजन को स्वीकार करना या न मानने की स्वतंत्रता। उपासना की स्वतंत्रता का मतलब है कि इसका स्वरूप व्यवहारिक है, अर्थात अपने रिलीजन के अनुरूप आचरण करना। ठीक है, चलिए ये तो हुई किताबी भाषा। अब इसको मैं व्यवहारिक तरीके से एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ, बहुत ही आसान भाषा में। देखिए इन सभी स्वतंत्रताओं को समझने से पहले हम समझेंगे कि स्वतंत्रता आखिरकार होती क्या है ना। स्वतंत्रता कॉन्सेप्ट क्या है, स्वतंत्रता किसे कहते हैं। तो देखिए स्वतंत्रता, यदि आपको ये पूछा जाए कि स्वतंत्रता क्या है, तो आप क्या मानेंगे कि भाई मुझे मेरे जो मैं काम करूँ वो मुझे करने दिया जाए, है ना। यदि मैं घूमने जाना चाहूँ तो मेरी मन मर्जी के अनुसार मैं घूमने जा सकता हूँ, मुझे जब सोना है तब मैं सो सकता हूँ, मुझे जब जगना है तब मैं जग सकता हूँ, मुझे कोई किसी भी प्रकार के कपड़े पहनने हैं वो मैं पहन सकूँ। तो यही सब तो स्वतंत्रता मानेंगे आप। तो कुछ ऐसा ही इसका कॉन्सेप्ट है। क्या है कि लोगों की गतिविधियों पर किसी प्रकार की रोक टोक की अनुपस्थिति तथा साथ ही व्यक्ति के विकास के लिए अवसर प्रदान करना। मतलब देखो एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहला वाला समझा दिया कि लोगों की गतिविधियों पर किसी प्रकार की रोक टोक की अनुपस्थिति, मतलब कि यदि आप कहीं पर भी कुछ भी करना चाहें, लाइक यदि आप घूमने जाना चाहते हैं तो आप घूमने जा सकें, आप नहीं पढ़ना चाहते आप नहीं पढ़ सकें, आप किसी धर्म विशेष से क्या बोलते हैं अपना गैर समर्थन रखते हैं, यानी कि उसको समर्थन नहीं रखते उससे, तो आप वो भी कर सकते हैं कि भाई मैं किसी धर्म को नहीं मानना चाहता, तो वो भी आपके मतलब स्वतंत्रता का पार्ट होगा। या फिर किसी धर्म को आप मानते हैं लेकिन उसके आचरण को नहीं अपनाना चाहते आप, कि भाई मुझे इस्लाम धर्म पसंद तो है लेकिन मैं इस्लाम धर्म के अनुसार मैं नमाज नहीं पढ़ने जाऊंगा। यदि आपको हिंदू धर्म पसंद तो है लेकिन आप उसके जो भी ग्रंथ हैं हिंदू ग्रंथ उनको मैं पढ़ना नहीं चाहूँगा, या मैं मंदिर नहीं जाना चाहूँगा। तो ये यदि आप कर सकते हैं और यदि आपको कोई नहीं रोक रहा है तो इसी को स्वतंत्रता कहेंगे बेसिकली। दूसरा कॉन्सेप्ट है इसमें कि व्यक्ति के विकास के लिए अवसर प्रदान करना। मतलब कि यदि आप मान लो कि पढ़ना चाहें, ठीक है, यदि आप पढ़ना चाहें तो आप पर ऐसी कोई बंदिश ना हो कि आप फलाना कैटेगरी से हैं इसलिए आप पढ़ नहीं सकते, ठीक है, या इसलिए आप स्कूल में नहीं बैठ सकते बाकी बच्चों के साथ क्योंकि आप एक कैटेगरी से आते हैं जिसको पढ़ने का मौका नहीं दिया जाना चाहिए, है ना। तो ऐसी कोई अनुपस्थिति मतलब ऐसी कोई रोक टोक ना हो तो इसी को हम स्वतंत्रता कहते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर हम समझते हैं सबसे पहले विचार की स्वतंत्रता क्या होती है। विचार की स्वतंत्रता मतलब होती है चिंतन मनन विवेचन की स्वतंत्रता। आंतरिक कार्य है मानसिक कार्य है। मतलब विचार आप बोलते हैं या विचार आपके मन में आता है, तो ऑब्वियसली यदि आप जानते होंगे तो विचार आपके मन में आता है, तो कैसा कार्य है। यदि आप विचार मंथन कर रहे हैं चिंतन कर रहे हैं तो ये कैसा कार्य होगा, आंतरिक कार्य होगा, मन से या दिल से या किससे सोच रहे हैं। कोई दिल से सोचता है, कोई मन से, कोई दिमाग से सोचता है, लेकिन होता तो ये आंतरिक कार्य ही है, दिखता तो नहीं है कहीं विचार की देखो ये विचार है ना। तो विचार क्या है, चिंतन मनन विवेचन करने की स्वतंत्रता। आप अपने तरीके से कुछ भी सोच सकें, है ना। मन में मैं क्या सोच रहा हूँ ये मुझे पूरी आज़ादी होनी चाहिए, ठीक है। अब ये तो सही बात है कि भाई मन में हम क्या सोच रहे हैं हमें पूरी आज़ादी है क्योंकि किसी को नहीं पता चल रहा है कि हमने क्या सोचा है। लेकिन दूसरा पहलू है इसका
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कि आपने जो सोचा तो आप उसको बोल सकें, ऐसी भी स्वतंत्रता आपके पास होनी चाहिए। तो ऐसी ही स्वतंत्रता को कहेंगे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या हुई? विचार को प्रकट करने की स्वतंत्रता। ये कैसा है? बाह्य कार्य। बाह्य कार्य कैसे हुआ कि आप कुछ बोल रहे हैं तो बोलेंगे आप, तो वो देखा तो नहीं जा सकता लेकिन अनुभव किया जा सकता है। लेकिन जब यदि आप विचार कर रहे हैं तो क्या उसको अनुभव किया जा सकता है? नहीं। यदि मैं कुछ बोल रहा हूँ तो आप उसको सुन सक रहे हैं, उसका अनुभव कर सक रहे हैं, तो ऐसे चीज़ों को क्या कहेंगे, या ऐसे विचार को या ऐसी विचारधारा को क्या कहेंगे? अभिव्यक्ति कहेंगे, है ना। अभिव्यक्ति क्या है? विचार को प्रकट करना। आपने क्या सोचा? आपने सोचा कि मैं एक्स रिलीजन को नहीं मानता, या मैं एक्स जाति या मुझे एक्स पर्सन अच्छा लगता है। तो ये आपने सोचा, लेकिन आप उसको अभिव्यक्त कर रहे हैं, ऐसी स्वतंत्रता आपके पास होनी चाहिए। मान लो आपने सोचा कि मुझे एक्स लड़की पसंद है, और ये आपने सोचा था लेकिन आप कह नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है। और यदि जहां आप सोच रहे हैं कि मुझे एक्स लड़की पसंद है और आप यदि बोल सक रहे हैं, तो आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी है। ठीक है, तो आपके पास में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी है। समझ गए आप अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या होती है। अब तीसरा है विश्वास की स्वतंत्रता। विश्वास की स्वतंत्रता मतलब किसी भी विचारधारा को स्वीकार करने की स्वतंत्रता। मतलब इसको यूं समझिए कि मान लो आपने कहा कि मुझे पूंजीवाद पसंद नहीं है, ठीक है, या आपने कहा कि मुझे समाजवाद पसंद है। तो आपको जो पसंद है उसको स्वीकार भी करना, यानी मान लीजिए कि आपको समाजवाद पसंद है, ठीक है, तो आपको स्वीकार भी तो मतलब स्वीकार करने की भी स्वतंत्रता तो होनी चाहिए। आपने कह दिया मुझे समाजवाद पसंद है, लेकिन किसी ने आप पर बंदिश लगा दी कि आप समाजवाद को पसंद तो करते हैं लेकिन उनके जो सिद्धांत हैं उनको आप अपना नहीं सकते। तो ये कैसा हुआ? तो ये स्वतंत्रता हुई क्या? विश्वास की स्वतंत्रता नहीं हुई। विश्वास की स्वतंत्रता मतलब है जो आप पसंद कर रहे हैं उसको स्वीकार करना। कोई भी विचारधारा आप पसंद कर रहे हैं, यदि आप संविधानवाद पसंद कर रहे हैं तो संविधानवाद एक विचारधारा है, उसको जो भी उसके आचरण है, जो उसके सिद्धांत हैं, उनको अपनाने की स्वतंत्रता यदि आपके पास है तो आपके पास विश्वास की स्वतंत्रता भी है। चौथा है धर्म की स्वतंत्रता। धर्म की स्वतंत्रता मतलब इसका स्वरूप सैद्धांतिक है। सैद्धांतिक मतलब अभी समझाता हूँ, यानी कि किसी भी रिलीजन को स्वीकार करने या ना मानने की स्वतंत्रता। मान लीजिए आपने कहा कि मुझे हिंदू धर्म पसंद है, मान लीजिए आपने कहा मुझे इस्लाम धर्म पसंद है, या आपने कहा मुझे क्रिश्चियन धर्म पसंद है, मुझे जैन धर्म पसंद है, मुझे बौद्ध धर्म पसंद है। जो भी धर्म आपको पसंद है उसको स्वीकार करने की, या फिर आपने कहा कि मुझे कोई धर्म पसंद नहीं है, आप तटस्थ होना चाहते हैं, है ना, ना तो आपको जैन ना आपको बौद्ध, आपको जो भी विश्व में जितने भी धर्म है आपको कोई भी धर्म पसंद नहीं है। भारत में जो भी धर्म एग्जिस्ट करता है आपको कोई धर्म पसंद नहीं है। तो ऐसा यदि आप कर पा रहे हैं और इसको अपना पा रहे हैं कि कोई भी धर्म ना मानने की स्वतंत्रता मुझे हो, तो ऐसी स्वतंत्रता धर्म की स्वतंत्रता कहलाएगी। या आपको कोई भी धर्म पसंद है, आप उसको मतलब मान पा रहे हैं, स्वीकार कर पा रहे हैं, तो आपको धर्म की स्वतंत्रता है। ठीक है, सैद्धांतिक इसलिए हुआ क्यों? क्योंकि अभी एक इसका व्यवहारिक पक्ष आएगा, वो क्या है? उपासना की स्वतंत्रता। उपासना की स्वतंत्रता, मान लीजिए कि आपने कहा मुझे हिंदू धर्म पसंद है, आपने कहा मुझे इस्लाम धर्म पसंद है, तो आपको इस्लाम धर्म तो मान लिया कि आपको पसंद है। लेकिन यदि आपसे कोई ये कहे कि चलो ठीक है आपको इस्लाम धर्म पसंद है, लेकिन आप इसको जो भी इसकी पूजा पद्धति है, जो भी इसके रिलीजन के जो भी उसके कार्यक्रम चलते हैं, वो आपको करने की आज़ादी नहीं है, या वो आपको करने की स्वतंत्रता नहीं है। मतलब ये आपको धर्म तो पसंद है इस्लाम, लेकिन आप नमाज पढ़ नहीं सकते, है ना। तो यदि आपके साथ कोई ऐसी बंदिश लगा रहा है, कोई ऐसी बाउंडेशन लगा रहा है, तो मतलब आपको वो उपासना की स्वतंत्रता से वंचित कर रहा है। और यदि ऐसी बंदिशें आप पर नहीं लग रही हैं, या आप पर कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं लग रही हैं, तो आपको उपासना की स्वतंत्रता भी है। तो मतलब क्या हुआ? 5 प्रकार की स्वतंत्रता हमारी प्रस्तावना में कौन कौन सी? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। पांचों के हमने कॉन्सेप्चुअल चीज़ें समझी विथ एग्जाम्पल के साथ। चलिए, तो फिर अगला टर्म, यदि हम स्वतंत्रता को समझने के बाद में अगला टर्म है समानता। देखिए, जब मैंने दूसरी क्लास में जब ले रहा था प्रस्तावना की, तो मैंने आपसे जिक्र किया था कि समानता और समता 2 शब्द हैं, और हमारी प्रस्तावना में समता शब्द का यूज किया गया, जिसके लिए इंग्लिश टर्म होता है इक्विटी, और ये क्या है? समानता, जिसके लिए टर्म होता है इंग्लिश में इक्वलिटी। तो दोनों में क्या डिफरेंस है? क्या समता और समानता एक है या अंतर है? कुछ तो अंतर होगा, क्योंकि शब्द 2 हैं तो अंतर भी होगा उनमें कुछ, है ना। तो देखिए, समानता क्या होती है? समाज के किसी भी वर्ग में विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति। मतलब समानता ये है, सीधी सी बात, कि कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो पैसे वाला हो चाहे वो गरीब हो,
सबके लिए जो भी विधि है, कानून है ना, जो भी उसको मतलब अधिकार प्राप्त होंगे वो समान होंगे। ठीक है, तो समानता का सीधा मतलब है कि किसी भी व्यक्ति को कोई विशेषाधिकार नहीं मिलेंगे इस आधार पर कि व्यक्ति करोड़पति या व्यक्ति अरबपति है, या व्यक्ति प्रधानमंत्री या व्यक्ति गरीब है, या व्यक्ति मजदूर है। इस आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ में भेदभाव नहीं किया जाएगा। ऐसी चीज को हम समानता कहते हैं, ऐसे कॉन्सेप्ट को हम समानता कहते हैं। ठीक है, तो हमारी प्रस्तावना में दो प्रकार की समानता की बात की गई, प्रतिष्ठा की समानता और दूसरी अवसर की समानता। प्रतिष्ठा की समानता क्या है, तो हमने जब सामाजिक न्याय को समझा था तो वो एक तरीके से प्रतिष्ठा की समानता के अंतर्गत ही हम उसको मान सकते हैं। वो प्रतिष्ठा की समानता दिलाने की ही बात करता है। सामाजिक न्याय क्या होती है, देखिए हम समझते हैं। प्रतिष्ठा की समानता का अर्थ है समाज में व्यक्ति का स्थान उसकी जाति, धर्म, लिंग आदि से निर्धारित नहीं होगा और सभी व्यक्ति समान माने जाएंगे। मैंने जब सामाजिक न्याय को समझा रहा था तब बताया था कि किसी भी व्यक्ति के साथ यदि जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, धर्म के आधार पर भेदभाव किया जाता है, ऊंचा नीचा उसको बनाया जाता है या समझा जाता है, तो ऐसा कॉन्सेप्ट जो प्रतिष्ठा की समता को या प्रतिष्ठा की समानता को कम करता है और उसको सामाजिक रूप से भेदभाव का शिकार होने देता है ना। और ऐसे सामाजिक भेदभाव से मुक्ति दिलाना ही सामाजिक न्याय होता है और प्रतिष्ठा की समानता भी इसी का एक रूप है। ठीक है, तो कोई भी व्यक्ति समाज के आधार पर कि एक व्यक्ति की ये समाज है, एक व्यक्ति की ये जाति है, ऐसा धर्म है या ये लिंग है, इस आधार पर उसको ऊंचा नीचा दिखाया जाएगा, तो ऐसा ना हो इसके लिए हमें संविधान ने अधिकार दिए हैं और इसको प्रतिष्ठा की समता या प्रतिष्ठा की समानता कहते हैं। अभी समझेंगे हम समता समानता का अर्थ। दूसरी है अवसर की समानता। अवसर की समानता का अर्थ है कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति को विकसित होने के समान अवसर प्रदान करना, और अवसर की समानता प्रतिष्ठा की समानता का अगला चरण है। जब हमने आर्थिक न्याय को देखा था तो हमने बात की थी कि भाई कोई व्यक्ति ये मतलब ठीक है सामाजिक भेदभाव का शिकार तो नहीं हो रहा है, लेकिन उसको आर्थिक रूप से जो है सशक्त नहीं होने दिया जा रहा, क्योंकि व्यक्ति को आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है। तो कुछ इस टर्म को हम अवसर की समानता को ऐसे ही समझ सकते हैं कि मान लीजिए एक व्यक्ति जो है वो एक व्यक्ति एक्स जाति का, ऐसा इसलिए उसको किसी पढ़ने लिखने में या कोई पद पर बैठने से वंचित किया जाए, तो ऐसा ना हो इसके लिए हमें अवसर की समानता डिफाइन की गई है। कहाँ पर, प्रस्तावना में भी, और आगे हम देखेंगे कि आर्टिकल 16 में भी अवसर की समानता को डिफाइन किया गया है। ठीक है, और ये मूल अधिकार है जो कि हमसे कोई छीन नहीं सकता, आर्टिकल 16 में है ना अवसर की समानता, और यहाँ पर प्रस्तावना में भी अवसर की समानता का जिक्र। अब देखिए हमने अवसर और प्रतिष्ठा की समानता तो समझ ली, लेकिन समता और समानता में अंतर भी समझ लेते हैं। समानता का अर्थ मैंने बताया कि कोई भी व्यक्ति के साथ में कोई भी हो, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, है ना, कोई मतलब तथाकथित जो ऊंची नीची कही जाने वाली जातियों से हो, किसी भी तरीके से उसके साथ में एक जैसा ट्रीट किया जाएगा, एक जैसा ट्रीटमेंट दिया जाएगा। कानून के आधार पर यदि किसी ने उल्लंघन कानून का किया है तो चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे वो मजदूर हो, सबके साथ में समान ट्रीट किया जाएगा। ये हुई समानता, इक्वलिटी। अब समझते हैं समता। समता क्या होती है, तो समता होती है कि समाज में व्यक्ति जो है वो एक समान नहीं है, उनकी स्थिति एक समान नहीं है, तो उन सभी की स्थिति को एक समान लाने के लिए कुछ जो शोषित वंचित व्यक्ति हैं उनको प्रिविलेज या उनके सकारात्मक विभेद करना, पॉजिटिव जो डिस्क्रिमिनेशन करते हैं ना वो करना, तो उसको हम समता कहते हैं। इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लीजिए। चलिए, एक क्रिकेट स्टेडियम है और उसमें 5 फीट की बाउंड्री वॉल लगी हुई है, 5 फीट ऊंची बाउंड्री वॉल लगी हुई है। एक ग्राउंड में क्रिकेट खेल रहा है, ठीक है, और ग्राउंड के बाहर 4 व्यक्ति खड़े हुए हैं, ठीक है, बाउंड्री वॉल के उस तरफ, और वो क्रिकेट देख रहे हैं। एक व्यक्ति जिसकी हाइट 6 फीट है वो क्रिकेट को आसानी से एंजॉय कर पा रहा है, देख पा रहा है। दूसरा व्यक्ति जिसकी हाइट 5.5 फीट है वो भी देख पा रहा है। तीसरे व्यक्ति की हाइट 5 फीट है तो उसको थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, लेकिन चौथे व्यक्ति की हाइट जो है वो 4 फीट है, तो इसको जो है वो क्रिकेट नहीं एंजॉय कर पा रहा, क्रिकेट नहीं देख पा रहा, ठीक है। तो इसके साथ में क्या किया जाएगा, इसके साथ में कुछ एक 2 फीट का या 1.5 फीट का एक स्टूल रख दिया जाएगा उसके पैरों के नीचे, ताकि वो आसानी से इन लोगों के साथ में क्रिकेट देख सके जो बाकी 3 लोग क्रिकेट देख पा रहे थे। तो इसके साथ में क्या किया, अब ये लोग कहेंगे कि भाई हमारे साथ में ऐसा क्यों किया गया कि हमको तो कुछ दिया ही नहीं गया देखने के लिए, इसको स्टूल दे दिया था कि ये देख सके।
तो इसके साथ में तो विभेद किया गया, लेकिन ये विभेद कैसा हुआ? सकारात्मक विभेद। मतलब मुख्य धारा, ये तीन मुख्य धारा में थे, मतलब ये आसानी से चीज़ों को देख पा रहे थे, आसानी से चीज़ों को एक्सेप्ट कर पा रहे थे। लेकिन ये चौथा व्यक्ति था, उसकी हाइट 4.5 फीट थी, तो वो उस मतलब क्रिकेट के एंजॉयमेंट से वंचित रह रहा था। तो उसको भी मुख्य धारा में या उनके समान अधिकार दिलाने के लिए जो उसके साथ में विभेद किया गया, वो सकारात्मक विभेद है, मतलब स्टूल रखना, ठीक है, ताकि वो बाकी तीन के समान भी इंजॉय ले सके। तो ऐसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं समता। मतलब कि इसको हम देखो संविधान के अगर प्रावधानों के आधार पर समझें तो आरक्षण एक ऐसी व्यवस्था है जिसको हम समता के आधार पर समझ सकते हैं। ये आरक्षण भी सकारात्मक विभेद ही होता है। मतलब कि जो व्यक्ति कई सालों से वंचित थे, शोषित थे, पीड़ित थे, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए या बाकी लोगों के बराबर में अधिकार दिलाने के लिए, ठीक है, कुछ विभेद किया गया, कुछ मतलब उनके लिए विशेषाधिकार दिए गए। विशेषाधिकार नहीं कह सकते हम उनको, लेकिन उनके पक्ष में कुछ कार्य किए गए जो कि बाकी लोगों को नहीं मिलते। जैसे जनरल को है, तो जनरल को आरक्षण नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि वो पहले से ही जो अच्छी स्थिति में हैं, और बाकी जो वंचित लोग हैं, शोषित लोग हैं, उनको उन्हीं के समान स्थिति में लाने के लिए कुछ मतलब अलग प्रावधान किए गए, जिसके लिए वो भी समान धारा में आ सकें, मुख्य धारा में आ सकें। तो इसी विभेद को क्या कहा गया? समता के आधार पर ये विभेद किया गया, और इसी विभेद को सकारात्मक विभेद कहा गया। तो समझ गए होंगे आप समानता और समता में। समानता में किसी के साथ में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाता, जबकि समता में कॉम्प्रोमाइज़ किया जाता है, ठीक है। और किसी जो वंचित शोषित व्यक्ति हैं उनके लिए कुछ अलग से प्रावधान किए जाते हैं, सकारात्मक प्रावधान, ठीक है। तो समता और समानता का अर्थ हमने समझा। अब अगला टर्म है व्यक्ति की गरिमा, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल। ये तो आसान है, व्यक्ति की गरिमा कि प्रत्येक व्यक्ति को मानवीय गरिमा से पूर्ण जीवन उपलब्ध करवाना। मतलब यदि आप जीवन जी रहे हैं, लेकिन यदि आपको कोई जो है वो शोषण कर रहा है आपका, या आपको ज़बरदस्ती कर रहा है कि भाई आप एक काम करिए, आप यहाँ पर आज हमारे काम करिए, ठीक है, आप मजदूर हैं मान लीजिए, और आप मजदूरी करने गए और किसी जो आपका ठेकेदार है उसने आपको ज़बरदस्ती काम पर रख लिया। आपकी इच्छा नहीं है कि आप काम करें आज, और आपसे ज़बरदस्ती काम करवाया जा रहा है, ठीक है। तो आपकी गरिमा का तो ये हनन हो गया। दूसरा, यदि आप मान लीजिए कहीं पर कोई किसी फंक्शन में गए, ठीक है, किसी फंक्शन में गए और आपने कहा कि मुझे डांस नहीं करना है, ठीक है, आपसे डांस करने की बोला जा रहा है और आपने कहा मुझे डांस नहीं करना है, तो आपको ज़बरदस्ती डांस करवाया जा रहा है या फिर मार पीट कर डांस करवाया जा रहा है, तो क्या हुआ? आपकी गरिमा का तो हनन हो रहा है ना। तो इसी तरीके से क्या है, गरिमापूर्ण जीवन जीना ही व्यक्ति की गरिमा है, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल है। इसके बाद में टर्म है एकता और अखंडता, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। क्या होता है एकता और अखंडता? एकता का मतलब एक मनोवैज्ञानिक संकल्पना है जिसका अर्थ होता है नागरिकों के बीच एक होने की भावना विकसित करना, या हम की भावना। जैसे पहली लाइन क्या है अपनी प्रस्तावना में? हम भारत के लोग। हम भारत के लोग, ये क्या है? एकता का परिचायक है ना, एकता का परिचायक है हम भारत के लोग। तो ऐसे हम की भावना विकसित करना ही क्या एकता है। दूसरा, अखंडता क्या है? अखंडता एक भौगोलिक संकल्पना है जिसका अर्थ है भारत का क्षेत्र या भूभाग इससे अलग ना हो। मतलब देखिए, जैसे कि अमेरिका का जो संविधान है और या अमेरिका का जो संघ है वो एक समझौते का परिणाम है। मतलब यदि अमेरिका में राज्य चाहें तो अमेरिका के जो संघ है उससे अलग हो सकते हैं, लेकिन भारत में ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि जिस दिन हमारा संविधान बना था और जिस दिन ये सारी रियासतें एकीकृत हुई थी या इनको शामिल किया गया था, तो ये साइन करके किया गया था कि भाई आप अपने मन से अलग नहीं हो सकेंगे। तो इन्होंने जब साइन किया था तो ये समझौता किया था कि हम भाई अपने मन से अलग नहीं हो सकते भारत से, भारत संघ से, है ना। तो अखंडता का मतलब है कि कोई भी राज्य, कोई भी क्षेत्र भारत से अलग होने का दावा नहीं कर सकता, ठीक है। तो एकता हमने समझा, अखंडता समझा। एकता का देखो, अगर एकता को एक लाइन में मैं कुछ लाइन में कहूँ, हिंद देश के निवासी सब जन एक हैं, चाहे रंग रूप भाषा वेशभूषा अनेक हैं। हमारे यहाँ पर विभिन्न प्रकार के रंगों के लोग रहते हैं, गेहुआ रंग, काला रंग, गोरा रंग, ठीक है, सभी प्रकार के लगभग रंगों के लोग रहते हैं। इसके बाद में भाषा, अनन्य भाषा हैं हमारे यहाँ पर, कितने प्रकार की भाषा बोली जाती है, हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, तमाम प्रकार की भाषाएं बोली जाती है। इसके बाद में वेशभूषा भी कितने धार्मिक आधार पर, अगर अपन ईस्ट में जाएंगे जो नागालैंड है, मणिपुर है, असम है, मिजोरम है, तो इनमें अलग वेशभूषा देखने को मिलेगी। बौद्ध धर्म के लोगों की अलग वेशभूषा, मुस्लिमों की अलग धर्म वेशभूषा, ठीक है, हिंदुओं की अपनी अलग वेशभूषा,
क्रिश्चियन की अपनी अलग वेशभूषा, यहूदियों की अपनी अलग वेशभूषा, जैनों की अपनी अलग वेशभूषा। तो ये सब होने के बावजूद भी, इतना सब कुछ डिफरेंट डिफरेंट विविधता होने के बावजूद भी हमारे यहाँ पर सभी लोग एक भाव से रहते हैं। राष्ट्र की एकता के नाम पर यदि कोई बात आ जाती है तो कभी ये नहीं कहते कि हम इस धर्म के, हम उस धर्म के हैं, तो धार्मिक आधार पर भेदभाव नहीं करते एक दूसरे में, और एक होकर लड़ने के पुरजोर समर्थन करते हैं। ठीक है, तो एकता और अखंडता में अंतर समझा। अब है बंधुता, फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में बंधुता कहते हैं। बंधुता का अर्थ है कि भारत के निवासी होने के कारण सभी भारतवासी बंधु भाव से रहेंगे। मतलब कुछ समझ में नहीं आया, एकता जैसा ही हो गया है। तो चलिए फिर एकता और बंधुता में अंतर करते हैं। बंधुता और एकता में स्तर का अंतर है, अर्थात बंधुता व्यक्तिगत स्तर पर होती है जबकि एकता समुदायों के स्तर पर होती है। देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं। यदि आप और मैं हैं तो आप और मैं कैसे रहेंगे, एकता के हिसाब से रहेंगे या फिर बंधु भाव से रहेंगे? मतलब भाईचारा निभाएंगे अपन, या एकता के भाव से? तो अपन भाईचारे के भाव से रहेंगे। दूसरा, एकता जो है वो समुदाय के स्तर पर कैसे होती है? मतलब कि है कि मान लीजिए एक्स समुदाय है और वाई समुदाय है, तो ये समुदाय सभी लोग मिलकर एक समान भाव से रहें, राष्ट्र के लिए समर्पित एक भाव से रहें, तो ऐसे टर्म को क्या कहेंगे? हम एकता कहेंगे। ऐसे कॉन्सेप्ट को एकता कहेंगे। और जब हम इंडिविजुअल तरीके से एक भाव से रहने की कोशिश करते हैं, हम की भावना रखते हैं, तो फिर हम क्या करते हैं? हम बंधुता के कॉन्सेप्ट को अपनाते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या, जो भी प्रस्तावना में टर्मिनोलॉजीज हैं वो हमने समझी। इसके बाद में कुछ 2-3 टर्मिनोलॉजीज हैं वो हमें समझ लेनी चाहिए। देखिए एक टर्मिनोलॉजी है कि अंगीकृत। जब हम प्रस्तावना को पढ़ेंगे तो लास्ट में लाइन आएंगी, दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। 3 शब्द आते हैं, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित। इनका अर्थ क्या होता है? अंगीकृत का मतलब होता है स्वीकार करना। स्वीकार करना, तो किसको स्वीकार करना? संविधान को स्वीकार करना, या संविधान में जो प्रावधान दिए गए हैं उन प्रावधानों को स्वीकार करना। दूसरा, अधिनियमित करना। उन प्रावधानों को स्वीकार करने के बाद में अधिनियमित करना होता है अपने आप पर लागू करना। हमने स्वीकार तो कर लिए, लेकिन ये कैसे कहेंगे कि भाई ये लागू किस पर होंगे? तो लागू हम पर ही होंगे, हम भारत के लोगों पर। तो अधिनियमित कर लिया, अपने आप पर लागू कर लिया। इसके बाद में आत्मार्पित, सौंपना। अपने आप को हमने सौंप दिया, किसको? संविधान को अपने आप को सौंप लिया। ठीक है, तो अंगीकृत, स्वीकार करना, अधिनियमित, लागू करना, आत्मार्पित, सौंपना, ये 3 शब्दावलियां हैं जिनको लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या होता है अंगीकृत का अर्थ, क्या होता है अधिनियमित करने का अर्थ, क्या होता है आत्मार्पित करने का अर्थ। तो हमने समझा स्वीकार करना, लागू करना और सौंपना, ये 3 अर्थ होते हैं। चौथा, इसमें प्रस्तावना में जो डेट दी गई है 26 नवंबर 1949, ये कौन सी तारीख है? आज लिखा है इसमें, तो आज तारीख, आज थोड़ी ना है। 26 नवंबर 1949 काय की डेट है? क्या संविधान लागू करने की तिथि है या फिर संविधान बनकर तैयार हुआ था इस दिन? तो 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ था, है ना? तो या संविधान को स्वीकार करने की तिथि है 26 नवंबर 1949। यहाँ लिखा ना स्वीकार करना, अंगीकृत। तो संविधान को स्वीकार करने की कब स्वीकार किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को। और संविधान लागू कब हुआ था? तो संविधान लागू हुआ था देश में 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, हालांकि इसके कुछ प्रावधान 26 नवंबर 1949 को लागू हो गए थे संविधान के, लेकिन सभी प्रावधान जो है 26 जनवरी 1950 को लागू हुए थे। ठीक है, इसके बाद में एक और इन्फॉर्मेशन है संविधान दिवस के रूप में। ये क्वेश्चन यूपीएससी पूछ चुका है, शायद 2023 में पूछा था या 2024 में, आई थिंक 2024 में पूछा था संविधान दिवस के बारे में। कथन निष्कर्ष के रूप में क्वेश्चन था। क्या आता है? संविधान दिवस जो 26 नवंबर को मनाया जाता है। तो इसका बैकग्राउंड क्या है? संविधान दिवस 26 नवंबर को संविधान को अंगीकृत किए जाने के अवसर पर मनाया जाता है। ओके, भारत सरकार ने 19 नवंबर 2015 को, कब? 19 नवंबर 2015 को 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी। 2015 डॉक्टर अंबेडकर की 125वीं जयंती का वर्ष था। इससे पहले 26 नवंबर को विधि दिवस के रूप में मनाया जाता था। 26 नवंबर को किस रूप में? विधि दिवस के रूप में, लॉ डे के रूप में मनाया जाता है, विधि दिवस के रूप में 26 नवंबर को। कब? 2015 से पहले। लेकिन 2015 से 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में, कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में मनाया जा रहा है। अच्छा, एक बात बताइए कि 2015 को डॉक्टर अंबेडकर की 125वीं जयंती थी, तो इन्हीं की जयंती पर क्यों संविधान दिवस के रूप में? तो संविधान के निर्माता, संविधान के शिल्पकार, या कहें कि संविधान के पिता किसको कहा जाता है? तो डॉक्टर अंबेडकर को संविधान के निर्माता या संविधान के शिल्पी कहा जाता है। ठीक है,
इसलिए इनकी 125वीं जयंती, जब भी जैसे कोई भी महापुरुष की 100वीं जयंती, 50वीं जयंती, 150वीं, 125, 175, 200, 300, 500 ऐसी जयंती होती है, तो उनको श्रद्धांजलि देने के लिए कुछ विशेष कार्य सरकार करती है। तो ऐसा ही एक सरकार ने कदम उठाया कि संविधान दिवस के रूप में मनाया जाएगा 26 नवंबर को, ठीक है, क्योंकि ये डॉक्टर अम्बेडकर की 125वीं जयंती थी, तो उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, ठीक है। तो चलिए, अभी तक तो हमने संविधान के जो भी प्रस्तावना के जो भी प्रावधान थे, हमने उनको समझा, और जो भी उनसे प्री और मेंस के क्वेश्चन बन सकते थे उन सबको हमने जानने की कोशिश की। अब हम ओनली मेंस ओरिएंटेड, ये इन्फॉर्मेशन लगभग मेंस ओरिएंटेड है, इसमें से प्री के क्वेश्चन बनने के चांस कम होते हैं, लेकिन फिर भी यदि आप कॉन्सेप्ट समझ लेते तो प्री में भी कुछ ऐसे स्टेटमेंट आते हैं जो कि यहाँ से सही किए जा सकते हैं। जैसे कि प्रस्तावना की आलोचना, आलोचना मतलब क्या, कि किसने भला बुराई कहा होगा प्रस्तावना के बारे में, तो किसने क्या कहा वो भी हम जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले प्रस्तावना की जो आलोचना की जाती है वो कहा जाता है कि प्रस्तावना अपरिवर्तनीय है। अपरिवर्तनीय का मतलब होता है कि प्रस्तावना केवल एक निर्देश के रूप में है, सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं है। अपरिवर्तनीय का मतलब हुआ कि इसके जो भी प्रावधान हैं, इसके जो भी जैसे बोला गया कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, तो इन सभी प्रावधानों को यदि कोई उल्लंघन होता है इनका, तो न्यायालय में इनके उल्लंघन के आधार पर इनको चुनौती नहीं दी जा सकती, ठीक है। मतलब अपरिवर्तनीय का मतलब है कि इनको लागू नहीं किया जा सकता न्यायालय के माध्यम से, या न्यायालय में ले जाकर यदि इनका उल्लंघन होता है तो इसका मतलब हुआ अपरिवर्तनीय। क्या भारतीय संविधान की प्रस्तावना अपरिवर्तनीय है, जिसके कारण आलोचकों ने प्रस्तावना की तुलना दंतहीन व्याघ्र, टीथलेस टाइगर से की है। मतलब टाइगर यानी बहुत मजबूत व्यक्ति, मतलब मजबूत जानवर तो है, टाइगर मजबूत जानवर है, लेकिन यदि उसके दांत ना हो तो किसी काम का नहीं है। यानी दंतहीन व्याघ्र, दंतहीन जिसके दांत नहीं है, अब वो कुछ नहीं कर सकता, चाहे जैसा टाइगर हो, यदि जिसके दांत नहीं है ना, तो क्या कर लेगा, ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा बहुत हाथ पैर चला लेगा, है ना, इससे ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता। तो वही है कि प्रस्तावना में भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें दी गई हैं, लेकिन यदि उनको लागू नहीं किया जा सकता, यदि उनका उल्लंघन होता है, तो किस मतलब की लोगों ने ऐसा कहा, ठीक है। तो प्रस्तावना केवल निर्देश के रूप में है, सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं है, इसे न्यायालय के माध्यम से लागू नहीं करवाया जा सकता। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मदन गोपालन केस 1954 में प्रस्तावना को अपरिवर्तनीय घोषित किया गया। कब? 1954 में मदन गोपालन वाद हुआ जिसमें प्रस्तावना को अपरिवर्तनीय बोला गया। भाई मैंने बताया कि परिवर्तनीय अपरिवर्तनीय का मतलब क्या होता है। परिवर्तनीय का मतलब होता है वाद योग्य, एनफोर्सिबल इंग्लिश में बोलते हैं परिवर्तनीय को। इसको वाद योग्य भी कह सकते हैं हम, न्याय योग्य भी कह सकते हैं, और अधिशास्तिपूर्ण शब्द अगर दिया है तो परिवर्तनीय ही होता है उसका अर्थ भी, तो इसको हम अधिशास्तिपूर्ण भी कह सकते हैं, सभी एक ही हैं। और यदि देखें कि प्रावधान मतलब संविधान में ऐसे कौन से प्रावधान है जो परिवर्तनीय हैं या न्याय योग्य हैं, तो केवल एक प्रावधान ऐसा है जो कि परिवर्तनीय एनफोर्सिबल है, वो है मूलाधिकार। मूलाधिकारों का यदि उल्लंघन होता है तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों जाने का रास्ता होता है किसी भी सिटीजन के पास में, ठीक है, या किसी भी व्यक्ति के पास में। इसके बाद में अपरिवर्तनीय का मतलब होता है अबाध योग्य, नॉन इन्फोर्सिबल होता है इंग्लिश में। अपरिवर्तनीय या अबाध योग्य, गैर न्यायोचित या गैर अधिशास्तिपूर्ण, जो भी टर्म यूज करें इनका सबका एक ही मतलब होता है। तो कौन से संविधान में से कौन से प्रावधान हैं जो कि अपरिवर्तनीय हैं? तो सबसे पहले अभी हमने पढ़ा प्रस्तावना, इसके बाद में डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये भी अपरिवर्तनीय है। और दूसरा मूल कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज, इनके उल्लंघन को भी हम न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते, तो ये भी अपरिवर्तनीय है, ठीक है। पहली जो आलोचना की वो तो कहा कि भाई अपरिवर्तनीय। दूसरी आलोचना आलोचकों ने की कि प्रस्तावना में अस्पष्टता पाई जाती है। अस्पष्टता कहाँ पर? तो लोगों ने कहा कि इसमें जो टर्म दिए गए हैं जैसे कि समाजवाद, पंथनिरपेक्ष, ये टर्म हमें कुछ समझ में नहीं आते, इनका मतलब क्या है, समाजवाद का मतलब क्या है, पंथनिरपेक्ष का मतलब क्या है, कुछ समझ नहीं आता हमको। यदि मान लीजिए कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं हो तो उसको समझ ही नहीं आएगा कि पंथनिरपेक्ष का मतलब क्या हुआ, समाजवादी का मतलब क्या हुआ। तो इसलिए अस्पष्टता के आधार पर इसकी आलोचना करते हैं आलोचक, ठीक है। तीसरी आलोचना करते हैं इसकी मौलिकता को लेकर, कि कहते हैं कि इसमें मौलिकता का अभाव पाया जाता है। क्योंकि हमने जब पढ़ा तो हमने देखा था कि प्रस्तावना की संकल्पना जो कहाँ से ली गई है, वो अमेरिका के संविधान से, यूएसए के संविधान से ली गई है। और प्रस्तावना की भाषा या विशेष
विषय वस्तु पर या भाषा शैली पर जो प्रभाव है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान का है। और इसमें जो भी प्रावधान है जैसे कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय है, तो वो कहाँ से लिया गया है? रूस की क्रांति से। इसके बाद में जो एकता, अखंडता और बंधुता है, तो ये कहाँ से लिए गए? तो ये फ्रांस की क्रांति से। 1789 से 1800 के बीच में जो क्रांति हुई थी फ्रांस की, वहाँ से एकता, अखंडता और बंधुता जैसे प्रावधान लिए गए हैं। तो इस आधार पर कहते हैं कि भाई ये इसमें मौलिक क्या है, आपने यहाँ से कुछ लिया, आपने वहाँ से कुछ लिया और जोड़ तोड़ के प्रस्तावना बना दी। तो इसमें मौलिकता का अभाव को लेकर जो आलोचक आलोचना करते हैं। तो देखिए अभी हमने इसके 3 आलोचना के बिंदु देखे, कौन कौन से? एक हमने देखा कि भाई इसमें यह परिवर्तनीय है, दूसरा हमने देखा कि इसमें मौलिकता का अभाव पाया जाता है, और दूसरा हमने देखा कि इसमें अस्पष्टता पाई जाती है, और तीसरा हमने देखा कि इसमें मौलिकता का अभाव पाया जाता है। तो क्या ऐसा है कि प्रस्तावना में केवल बुराई बुराई है, कुछ अच्छा ही नहीं है, कोई इसका महत्व नहीं है क्या? तो भाई कुछ तो महत्व होगा। तो चलिए फिर हम महत्व को देख लेते हैं क्या है। प्रस्तावना के महत्व की बात करें तो के.एम. मुंशी ने इसके महत्व को समझाते हुए कहा था कि प्रस्तावना भारत की राजनीतिक जनपत्री है, पॉलिटिकल होरोस्कोप है। के.एम. मुंशी कौन थे? तो के.एम. मुंशी संविधान सभा के सदस्य थे। इनका पूरा नाम कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी था, है ना, और संविधान सभा के एक वरिष्ठ सदस्य हम मान सकते हैं के.एम. मुंशी, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि प्रस्तावना भारत की राजनीतिक जन्मपत्री है। जन्मपत्री का मतलब क्या होता है? जन्मपत्री में किसी व्यक्ति के क्या होता है? जन्मपत्री में किसी व्यक्ति के जीवन की जो जब भी उसका जन्म होता है वो दिया होता है। इसके बाद में उसमें भविष्य में कुछ कर सकने की जो भी चीज़ें होती हैं कि भाई भविष्य इसका ऐसा होगा, ऐसा होगा, ये सब चीज़ें उसकी जन्मपत्री में दी होती हैं, उसकी जन्मपत्री के आधार पर देखी जाती हैं किसी व्यक्ति की, है ना। तो ऐसे ही हमारी प्रस्तावना है। प्रस्तावना हमारे भविष्य के भारत की झलक देती है, ये हमने पढ़ा भी था। तो ऐसे ही राजनीतिक जन्मपत्री है ना। जिस प्रकार जन्मपत्री किसी व्यक्ति के भावी जीवन के बारे में बताती है, उसी प्रकार प्रस्तावना भारतीय संविधान का दर्शन निहित है और यह भविष्य के भारत की रूपरेखा प्रस्तुत करती है। राजनीतिक जन्मपत्री, है ना। दूसरा महत्व गजेंद्र गढ़कर जो न्यायमूर्ति हैं, पूर्व न्यायमूर्ति थे, पी.वी. गजेंद्र गढ़कर, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति थे, है ना। तो इन्होंने रेखांकित किया और इन्होंने कहा कि प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क को समझने की कुंजी है। मतलब क्या हुआ? मतलब हुआ कि प्रस्तावना में भारतीय संविधान के जो दर्शन है वो निहित है, और प्रस्तावना के माध्यम से जो संविधान निर्माता हैं उनके जो माइंड में क्या चल रहा था, वो कैसा भारत चाहते थे, भविष्य कैसा चाहते थे भारत का, तो वो हम देख सकते हैं कहाँ पर? प्रस्तावना में, ठीक है। फिर तीसरे महत्व को रेखांकित करते हुए ठाकुरदास भार्गव बोलते हैं कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। ये इसका महत्व है। कितना बड़ा महत्व है? यदि आत्मा किसी शरीर से निकल जाए तो वो शरीर क्या है? निष्प्राण हो जाता है, किसी काम का नहीं रहता। तो ऐसे ही हमारा संविधान है। यदि संविधान में से प्रस्तावना को हटा दिया जाए ठाकुरदास भार्गव के अनुसार, तो संविधान वो निष्प्राण हो जाएगा, है ना, प्रभावहीन हो जाएगा, ऐसा ठाकुरदास भार्गव का कहना है। ठाकुरदास भार्गव कौन थे? तो ठाकुरदास, चलिए फिर इसके संबंध में, जैसे इन्होंने कहा कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, तो एक क्वेश्चन आता है कि संविधान की आत्मा क्या है, या संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? 4 ऑप्शन यदि आए कि प्रस्तावना, अनुच्छेद 32, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व। तो यदि सिंपल क्वेश्चन आए कि संविधान की आत्मा क्या है या संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, तो हमें प्रस्तावना पर टिक करना है। और यदि क्वेश्चन आए कि डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो आर्टिकल 32 या अनुच्छेद 32 को टिक करना है ना। डॉक्टर अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा बताया, और उन्होंने संविधान को एक पवित्र दस्तावेज की संज्ञा दी। संविधान को उन्होंने पवित्र दस्तावेज कहा था और आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा था। और यदि क्वेश्चन आता है कि ग्रैनविले ऑस्टिन के अनुसार संविधान की आत्मा क्या है, तो मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व दोनों एक साथ में संविधान की आत्मा है। किसके अनुसार? ग्रैनविले ऑस्टिन। ग्रैनविले ऑस्टिन कौन है? तो ये ब्रिटिश संविधान ब्रिटिश राजनीतिक ग्रैनविले ऑस्टिन ब्रिटेन के राजनीतिक शास्त्री हैं, ठीक है। तो इसके बाद में यदि मेंस में क्वेश्चन आता है, प्रस्तावना का चौथा महत्व है कि इसमें संविधान का दर्शन पाया जाता है, ये अभी हमने पढ़ ही लिया था। और 5वां महत्व है कि प्रस्तावना में स्वाधीनता आंदोलन के आदर्शों की झलक मिलती है। हमारे देखो स्वाधीनता आंदोलन के जो भी आंदोलन करता थे, उनका जो काम था या उनका जो विजन था वो क्या था? हमें भाई आज़ादी चाहिए, हमें कैसा
संप्रभुता चाहिए हमको, हमको क्या चाहिए, लोकतंत्र चाहिए हमको, हमको चाहिए कि न्याय हमको मिले, स्वतंत्रता हमको मिले, समानता हमको मिले। तो ये सभी चीज़ें कहाँ पर हैं, ये सभी चीज़ें प्रस्तावना में हमको देखने को मिलती हैं। इसलिए पांचवा महत्व क्या है, प्रस्तावना में स्वाधीनता आंदोलन के आदर्शों की झलक देखने को मिलती है। ठीक है, अब देखिए हमने महत्व समझ लिया, हमने इसकी आलोचना देख ली, हमने इसकी जो भी टर्मिनोलॉजीज थी या इसके प्रावधान थे उनको हमने कॉन्सेप्चुअली समझा। अब प्रस्तावना से संबंधित कुछ मुद्दे उभर कर आते हैं, क्योंकि न्यायालय में जो भी इसके प्रावधान हैं उनको लेकर कभी कभी चीज़ें जाती हैं कि भाई क्या संविधान का अंग है, प्रस्तावना नहीं है, इन तरह की चीज़ें जाती हैं। तो इनके लिए दो मैंने क्वेश्चन बनाए, प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं और प्रस्तावना संशोधनीय है या नहीं। ये दो मुद्दे जो है वो कई बार न्यायालय में पहुँचे, तो अलग अलग केस में न्यायालय ने इनका उत्तर अलग अलग दिया। जैसे बेरुवाड़ी केस 1960 में सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों प्रश्न का उत्तर नो में दिया। नो में का मतलब बेरुवाड़ी केस 1960 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है और इसलिए अंग नहीं है तो प्रस्तावना में संशोधन भी नहीं किया जा सकता। ठीक है, बेरुवाड़ी जो है देखो पूर्वी पाकिस्तान मतलब आज का बांग्लादेश, पूर्वी पाकिस्तान का मुस्लिम बहुल क्षेत्र था। बेरुवाड़ी आज ये बांग्लादेश में है। ठीक है, इसके बाद ये केस हो गया तो 13 साल बाद पुनः यही क्वेश्चन न्यायालय में फिर से पहुंचाए गए। कब, केशवानंद भारती केस में। केशवानंद भारती केस 24 अप्रैल 1973 को सर्वोच्च न्यायालय में सुना गया और अब तक की ये सबसे बड़ी जज या सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ थी। और इस न्यायालय में और इस केस में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पूर्व के निर्णय को पलटते हुए कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है और इसलिए इसमें संशोधन किया जा सकता है। लेकिन इसमें कितने जज थे, तो केशवानंद भारती केस की जो संवैधानिक पीठ थी उसमें 13 जज थे और 7-6 के अनुपात से निर्णय सुनाया गया। ठीक है, और कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है इसलिए इसमें संशोधन भी किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर इसी केस में एक सिद्धांत दिया न्यायालय ने, वो था मूल ढांचे का सिद्धांत, है ना, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, प्रिंसिपल ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, मूल ढांचे का सिद्धांत। मूल ढांचे का सिद्धांत क्या होता है, तो मूल ढांचे के सिद्धांत के अनुसार संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन तो कर सकती है किंतु मूल ढांचे को छोड़कर। मूल ढांचा क्या होगा, तो सर्वोच्च न्यायालय ने परिभाषित नहीं किया इसको कि क्या भाई मूल ढांचा क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि भाई हम अभी इसको परिभाषित नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब जब समय समय पर मुद्दे आएंगे तो हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा पार्ट या कौन सा प्रावधान जो है मूल ढांचा के अंतर्गत आएगा और कौन सा नहीं आएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना कि सर्वोच्च न्यायालय ने इसकी कोई परिभाषा नहीं दी है, किसकी, मूल ढांचे की, और ना ही इसको संविधान में परिभाषित किया है, ना ही इसको सर्वोच्च न्यायालय ने। सर्वोच्च न्यायालय ने बस इतना कह दिया था कि समय समय पर हम मूल ढांचे को बताते रहेंगे कि कौन सी चीज़ मूल ढांचे के अंतर्गत आएगी, कौन सी चीज़ नहीं आएगी। और ऐसा सर्वोच्च न्यायालय ने कई बार किया भी है कि बाद में विभिन्न केस में सर्वोच्च न्यायालय ने डिसाइड किया है कि ये प्रावधान मूल ढांचे के अंतर्गत आएगा और ये प्रावधान नहीं आएगा। ठीक है, तो 1973 के केस में क्या हुआ, सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग मान लिया और इसमें संशोधन करने की इजाज़त भी दे दी। फिर 1980 में 7 साल बाद 1980 में फिर से मामला पहुंचा न्यायालय में और फिर से पूछा कि भाई क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है और क्या इसमें संशोधन किया जा सकता है। तो मिनर्वा मिल्स केस 1980 में सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती केस की ही पुनरावृत्ति कर दी और कहा कि हाँ भाई, जो हमने केशवानंद भारती केस में कहा था कि इस प्रस्तावना संविधान का अंग है और इसमें संशोधन किया जा सकता है, वही प्रक्रिया इन्होंने मिनर्वा मिल्स केस में दोहराई। फिर 1995 में LIC केस हुआ। LIC केस में ही वही चीज़ें फिर अपनाई कि भाई हाँ, प्रस्तावना संविधान का अंग है, इसमें संशोधन किया जा सकता है, लेकिन इसमें एक चीज़ और जोड़ी कि प्रस्तावना संविधान का आंतरिक हिस्सा है। संविधान का आंतरिक हिस्से का मतलब हुआ कि इसके बिना संविधान का कोई अस्तित्व ही नहीं है। ऐसा कब कहा गया, LIC केस में, आंतरिक हिस्सा, यानी कि पूर्णतः इसको भाग मान लिया। फिर इसके बाद में एक केस आया कि LIC केस से पहले एक और केस हुआ था
SR बॉम्बे केस बनाम भारत संघ 1993-94 केस हुआ था। इसमें भी संविधान का अभिन्न इसमें भी प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न अंग बताया था सर्वोच्च न्यायालय ने। ठीक है, फिर LIC केस में इसको आंतरिक हिस्सा घोषित कर दिया था। ठीक है, तो ये हुए इससे संबंधित बात। आप कहेंगे कि भाई ये तो अलग अलग केस हो गए, आज की स्थिति क्या है, वर्तमान स्थिति क्या है प्रस्तावना को लेकर, तो चलिए वो भी हम देख लेते हैं कि वर्तमान स्थिति क्या है। तो वर्तमान स्थिति भी वही है जो केस 1 भारतीय केस में थी, मतलब कि प्रस्तावना संविधान का अंग है और इसमें संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, तो देखिए प्रस्तावना संविधान का अंग है, बिल्कुल वर्तमान स्थिति के अनुसार। प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। यदि प्रस्तावना में कोई मूल ढांचा पाया जाता तो उस हिस्से में संशोधन नहीं होगा। तो केस 1 भारतीय केस में भी जब मूल ढांचे का सिद्धांत डिक्लेयर हुआ था तो तब भी यही बोला गया था कि मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं होगा, बाकी सब में हो जाएगा। इसमें जो संशोधन होगा वो जो है आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है, या संविधान संशोधन के प्रावधान दिए गए हैं संविधान के, है ना। भाग 20 आर्टिकल 368 संविधान संशोधन की प्रक्रिया को हम आगे भी पढ़ेंगे, कहाँ से ये ली गई, दक्षिण अफ्रीका से जो इस प्रक्रिया को लिया गया, वो सब हम डिटेल से पढ़ेंगे। संविधान संशोधन वाला अलग चैप्टर है एक। बस आप क्लास में बने रहिए, आपको बहुत मज़ा आएगा और बहुत चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी। आपकी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको कभी क्लियर नहीं हो पाती हैं, वो भी इस क्लास या फिर ये पूरी सीरीज है, यदि आप उसको फॉलो कर लेते हैं तो आपको क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, और आप अलग तरीके से बात करेंगे किसी व्यक्ति से, है ना, ये क्लास देखने के बाद में पॉलिटी के संदर्भ में। तो फिर निष्कर्ष क्या निकलता है कि भाई प्रस्तावना संविधान का अंग है, संशोधन किया जा सकता है, मूल ढांचे होगा तो उसमें नहीं किया जाएगा। तो निष्कर्ष से निकलता है मतलब कि फिर निष्कर्ष से निकलता है कि न्यायालय का मत अब सही प्रतीत हो रहा है। जो न्यायालय ने निर्णय दिया कि अलग अलग बाद में एक ही निर्णय दिया कि भाई प्रस्तावना संविधान का अंग है और इसमें संशोधन किया जा सकता है, ये इसलिए सही प्रतीत हो रहा है क्योंकि प्रस्तावना को संशोधनीय यदि ना माना जाए तो इसकी गतिशीलता और प्रासंगिकता समाप्त हो जाएगी। मतलब यदि मान लीजिए कि यदि कोई व्यक्ति है, यदि अपने विचारों में वो परिवर्तन ना करे समय के साथ में, तो वो व्यक्ति कैसा, रूढ़ माना जाएगा कि नहीं। तो ऐसा ही कुछ प्रस्तावना के साथ भी है। यदि इसकी कुछ चीज़ें हैं जो कि जब संविधान निर्माता थे उन्होंने उस परिस्थिति के अनुरूप उसमें चीज़ें डाली थी, है ना, आज की ज़रूरत के हिसाब से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि वो मिस हो गई थी, जो कि प्रस्तावना में डाली जानी चाहिए। ठीक है, तो इसलिए इसको न्यायालय ने संशोधनीय डिक्लेयर किया कि भाई हाँ संशोधनीय है, और समय के अनुसार या परिस्थितियों के अनुसार इसमें अगर चीज़ें जोड़नी है तो जोड़ सकते हैं। और ऐसा हुआ भी, जब 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 में, तो समय की मांग उस समय थी कि भाई समाजवाद का जो टर्म है वो प्रस्तावना में डाल दिया जाना चाहिए, ताकि इसकी महत्ता स्पष्ट हो सके, किसकी, समाजवादी विचारधारा की। दूसरा पंथ निरपेक्ष, क्योंकि उस समय सेकुलर, चूँकि उसमें धार्मिक मामले ज़्यादा चल रहे थे, इसलिए डिक्लेयर किया जाए कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है या धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, तो इसलिए ये भी डाला गया था। तीसरा, उस समय मामला चल रहा था कि अलग अलग क्षेत्र मांग कर रहे थे कि हम अलग होना चाहते हैं, भारत से अलग होना चाहते हैं, तो इस चीज़ को भी उन्होंने महत्व को प्रदर्शित या रेखांकित करने के लिए कि अखंडता भारत का मौलिक ढांचा हो सकता है, या अखंडता भारत के संविधान का मूल प्रावधान हो सकता है, इसलिए किसी भी क्षेत्र को भारत से अलग होने की इजाज़त नहीं है। तो इस महत्व को रेखांकित करने के लिए 1976 में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से इन 3 टर्म को डाला गया। ठीक है, यदि आने वाले समय में भी ऐसी ज़रूरत लगती है तो कुछ और चीज़ें भी जोड़ी जा सकती हैं। ओके, तो इसलिए क्या न्यायालय का मत सही प्रतीत हो रहा है। जब स्वयं प्रस्तावना और संविधान में विरोधाभास उत्पन्न हो जाता है, इस विरोधाभास से बचने के लिए और प्रस्तावना की प्रासंगिकता को बनाए रखने के लिए प्रस्तावना संशोधनीय होना चाहिए। प्रस्तावना में अब तक केवल एक बार संशोधन किया गया और संशोधन था 42वां संविधान संशोधन। मैंने अभी बताया भी, इसमें 3 शब्द जोड़े गए, कौन कौन से ध्यान रखना, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। पूछ लिया जाता है कि संविधान में या प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से कौन से प्रावधान जोड़े गए थे। ठीक है, देखिए प्रस्तावना को जब हम पढ़ते हैं या उसको सब पूरी चीज़ें समझ लेते हैं तो लास्ट में हमें एक चीज़ और समझनी चाहिए। ठीक है, तो मतलब हमने सबको समझ लिया। इसके बाद में अगर प्रस्तावना के एक महत्व को और देखें तो एक महत्व ये है
कि यदि मान लीजिए हमने संविधान पढ़ा और संविधान को पढ़ने के क्रम में यदि कोई प्रॉब्लम आई कि भाई ये चीज़ हमें समझ नहीं आ रही, ये चीज़ समझ नहीं आ रही, तो इसका आधार क्या होगा कि हमें किसके अनुरूप चीज़ें माननी चाहिए लास्ट में। तो प्रस्तावना के अनुरूप या प्रस्तावना की व्याख्या के अनुरूप ही चीज़ें संविधान के निर्वचन में समझी जाएंगी। मतलब यदि कभी भविष्य में संविधान की व्याख्या करने में कोई भी प्रकार की अस्पष्टता उत्पन्न होती है तो प्रस्तावना के माध्यम से ऐसी अस्पष्टता को दूर किया जाएगा और संविधान का वही अर्थ या व्याख्या स्वीकार की जाएगी जो प्रस्तावना के अनुकूल है। ठीक है, ये प्रस्तावना के अनुकूल है। इस तरह हम प्रस्तावना के एक और महत्व समझ सकते हैं। ओके, अब प्रस्तावना के हर एंगल को जानने के बाद हम कुछ परीक्षा उपयोगी तथ्य मैंने लिख रखे हैं जो कि कभी कभी पूछे जाते हैं स्टेटमेंट के रूप में, तो वो भी हम देख लेते हैं। जैसे कि पहला फैक्ट है, प्रस्तावना ना तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है और ना ही उसकी शक्तियों पर प्रतिबंध लगाने वाली। मतलब कि यही है कि प्रस्तावना अपरिवर्तनीय है, किसी पर बाध्यकारी नहीं है, तो उसकी शक्ति का स्रोत भी नहीं है किसकी, विधायिका की, संसद की, है ना, और ना ही उसकी शक्तियों पर प्रतिबंध लगाती है। दूसरा, प्रस्तावना गैर न्यायिक है, अर्थात इसकी व्यवस्थाओं को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। कैसी है ये, अबाध योग्य है, ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया। हमारी प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता या समता और बंधुत्व के आदर्शों को फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। कहाँ से, फ्रांस की क्रांति से। अभी हमने डिस्कस किया था कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व या स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व कहाँ से लिए गए ऐसे प्रावधान, तो फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, 1789 से 1799 के बीच में। फिर है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, इन तत्वों को कहाँ से लिया गया, तो रूस की क्रांति से। रूस की क्रांति कब हुई थी, 1917 में, ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया। इसके बाद कुछ कोटेशन है, जैसे कि राजनीतिक लोकतंत्र तब तक स्थायी नहीं बन सकता जब तक कि उसके मूल में सामाजिक लोकतंत्र ना हो। ये किसने कहा था, डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था। कब, 25 नवंबर 1949 को, जब संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी, तो तब कहा था कि राजनीतिक लोकतंत्र तब तक स्थायी नहीं हो सकता जब तक कि उसके मूल में सामाजिक लोकतंत्र ना हो। यानी कि डॉक्टर अंबेडकर ने सामाजिक लोकतंत्र को प्राथमिकता दी थी राजनीतिक लोकतंत्र पर। ठीक है, तो हम इसको कैसे याद रख सकते हैं, जहाँ पर भी राजनीतिक लोकतंत्र और सामाजिक लोकतंत्र जैसे शब्द आए तो समझ लेना कि वो डॉक्टर अंबेडकर का कोटेशन या कथन है। इसके बाद में संवैधानिक विशेषज्ञ N.A. पालखीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा। इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, परिचय पत्र किसका, संविधान का परिचय पत्र किसने कहा, N.A. पालखीवाला ने। इसके बाद में और एक और कोटेशन है, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर की है। किसकी, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ये भी संविधान सभा के सदस्य थे। इन्होंने कहा कि संविधान की प्रस्तावना दीर्घकालिक सपनों का विचार है। क्या है, अपने दीर्घकालिक सपने रखने हैं याद। दीर्घकालिक सपने किसके, अय्यर ने दीर्घकालिक सपने देखे, अय्यर ने दीर्घकालिक सपने देखे, है ना। तो संविधान की प्रस्तावना दीर्घकालिक सपनों का विचार है, किसने, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने कहा। ठीक है, अब देखिए हमने प्रस्तावना तो आज पूरी पढ़ दी है। एक दो चीज़ें और हैं जो कि हमें कॉन्सेप्चुअली याद रखनी चाहिए, जैसे कि संविधान क्या है और संविधानवाद क्या है, इनमें अंतर समझते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, जैसे कि देखिए विश्व के प्रत्येक देश में संविधान तो उपलब्ध है और उपलब्ध हो भी सकता है और है भी, लेकिन क्या ज़रूरी है कि संविधानवाद जहाँ पर संविधान हो वहाँ पर हो ही हो, तो ऐसा नहीं है। विश्व के प्रत्येक देश में संविधान उपलब्ध है लेकिन संविधानवाद विश्व के केवल कुछ ही देशों में मौजूद है। संविधान किसी गैर लोकतांत्रिक देश में हो सकता है, लेकिन संविधान किसी गैर लोकतांत्रिक देश में भी हो सकता है, जैसे कि कोरिया अपन कह सकते हैं। कोरिया लोकतंत्र नहीं है एक तरीके से, वो वहाँ पर डिक्टेटरशिप, राजतंत्र टाइप का चलता है, लेकिन यदि संविधानवाद कहीं पर है तो वहाँ पर संविधान होने के साथ साथ में वहाँ का शासन जो है वो भी लोकतांत्रिक होना जरूरी है। लोकतांत्रिक मतलब जहाँ पर लोगों पर अत्याचार ना किए जाए, लोगों को सभी प्रकार की स्वतंत्रता होनी चाहिए, है ना। ये बता गया है कि वो न्यायोचित या फिर कहें कि प्रतिबंधित स्वतंत्रता होती है कि भाई दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता बाधित ना हो, वहाँ तक आपकी स्वतंत्रता है ना। इसके बाद में तीसरा कॉन्सेप्ट है वो है कि संविधान किसी देश में हो सकता है परंतु संविधान की सर्वोच्चता अनिवार्य नहीं, अर्थात शासक की सर्वोच्चता भी हो सकती है। जैसे कि नॉर्थ कोरिया में, वहाँ पर शासक की सर्वोच्चता है, वहाँ पर संविधान की सर्वोच्चता हमें नहीं देखने को मिलती।
लेकिन संविधानवाद जहाँ पर होगा वहाँ पर संविधान की सर्वोच्चता अनिवार्य। जैसे कि भारत में संविधानवाद अपनाया गया है, तो वहाँ पर हमारे यहाँ पर क्या है, संविधान की सर्वोच्चता होती है, संविधान ही सर्वोपरि है, ना कि हमारे यहाँ पर शासक सर्वोपरि है या फिर जो भी सरकार के लीडर हैं वो सर्वोपरि हैं। वो भी किसके अंडर काम करते हैं, संविधान के मूल्यों के, संविधान के प्रावधान के अंदर काम करते हैं। इसके बाद में शासन, संविधान गैर संविधानवाद देश में शासन असीमित या निरंकुश हो सकता है। भाई फिर नॉर्थ कोरिया का एग्जाम्पल, वहाँ पर शासन निरंकुश होता ही होता है। या फिर कहें कि चाइना में कभी कभी निरंकुश शासन हो जाता है। लेकिन संविधानवाद जहाँ पर है वहाँ पर शासन जो है वो निरंकुश नहीं होगा या असीमित नहीं होगा, वहाँ पर सीमित सरकार होगी। सीमित सरकार मतलब कि संविधान से ही उसकी जो है शक्ति निर्धारित हो रही हो या उसकी सीमाएं निर्धारित हो रही हो। हमारे देश में जैसे कि भारत में सीमित सरकार है, लोकतांत्रिक सरकार है या विधि के शासन वाली सरकार है अपने यहाँ पर, है ना। सीमित सरकार मतलब हमारे यहाँ की जो सरकार है उसकी सीमाएं या उसकी शक्ति कहाँ से निर्धारित होती है, संविधान से। लोकतांत्रिक सरकार भी है ना। इसके बाद में संविधान के होने पर भी नागरिकों की स्वतंत्रतावाद अधिकार अनुपस्थित हो सकते हैं। जहाँ पर संविधानवाद नहीं है वहाँ पर नागरिकों की स्वतंत्रतावाद हो सकती है, वहाँ पर उनके अधिकार बाधित हो सकते हैं। लेकिन जहाँ पर संविधानवाद है वहाँ पर उनको सभी नागरिकों को स्वतंत्रता भी मिलेगी भरपूर, और दूसरा उनके अधिकारों को भी सर्वोच्च महत्व दिया जाएगा। फिर गैर संविधानवाद देश में विधि संभव है लेकिन उसकी सर्वोच्चता संभव नहीं। मतलब वही है कि यदि कोई लॉ है वो बना तो दिया, लेकिन अगर शासक चाहे तो कोई भी लॉ को मतलब किसी व्यक्ति पर लागू होने से कह सकता है कि भाई इस पर लागू नहीं होगा, इस पर लागू नहीं होगा या मुझ पर लागू नहीं होगा, ठीक है। लेकिन जहाँ पर संविधानवाद है वहाँ पर विधि का शासन अनिवार्यतः होगा। विधि का शासन मतलब कि अगर कोई लॉ बनाया, ठीक है, तो वो सबके लिए लागू होगा, चाहे वो शासक हो चाहे वो मजदूर हो, ठीक है। उससे कोई भी ऊपर नहीं हो सकता, जो बन गया लॉ वो बन गया, ठीक है। तो फिर हमने आज प्रस्तावना को कम्प्लीटली एंड किया। इसमें जो भी कुछ डाउट हो वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। मैं अगली क्लास में जब भी मतलब जब मौलिक अधिकार की मैं क्लास लूँगा तो उसमें शुरुआत में इन जो भी आपके डाउट होंगे वो क्लियर कर दूँगा, ठीक है। और यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी हो या फिर प्रस्तावना पूरी पढ़ने के बाद यदि आपको एंजॉय लगा हो, सभी कुछ कॉन्सेप्ट चीज़ें समझ आई हों, है ना, या फिर आपके नॉलेज में इन्हेंस हुआ हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए या और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट करिए यदि आपको कुछ डाउट लगता है, और अच्छी लगती है तब भी कमेंट करिए, अप्रिसिएट कीजिए। अपने दोस्तों तक मतलब पहुंचाइए वीडियोस को, है ना, ताकि वो भी ऐसी क्लासेस का जो है वो लाभ ले सकें। और प्लीज़ सपोर्ट कीजिए क्योंकि अभी शुरुआत है, और यदि आप सपोर्ट करेंगे तो मैं कुछ इंस्ट्रूमेंट ले सकूंगा और उनके माध्यम से आपको ये जो मुझे मोबाइल पकड़ के वीडियो बनानी पड़ रही है वो शायद नहीं बनानी पड़ेगी, और आपको आसानी और बहुत अच्छा कंटेंट मैं दे पाऊंगा, ठीक है। तो फिर चलिए आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे मौलिक अधिकारों के नए चैप्टर के साथ, ठीक है। तब तक के लिए इस क्लास को एंजॉय कीजिए, बार बार देख लिए यदि आपको जहाँ पर समझ नहीं आ रहा है वहाँ पर। और यदि आप इस नोट्स के PDF चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं वहाँ पर आपको जो भी डाउट होंगे वो करके क्लियर, और फिर आपको PDF प्रोवाइड करवा दूंगा। मैं एक लिंक दे दूंगा, वहाँ पर आपको PDF प्रोवाइड हो जाएगी, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। धन्यवाद।